यूनिवर्स एआई में आपका स्वागत है। विचार जो बड़े बड़े साम्राज्यों को तोड़ दे और नए नए देशों को जन्म दे। एक ऐसा विचार जिसने दुनिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, यही ताकत थी राष्ट्रवाद की। आज हम इसी क्रांति को समझेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, एक ऐसा टॉपिक जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की परीक्षा में आपकी सफलता की कुंजी बन सकता है। तो सवाल उठता है कि ये विषय इतना जरूरी क्यों है। भाई इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से आधुनिक राष्ट्र राज्य यानी जिसे हम नेशन स्टेट कहते हैं उसका जन्म हुआ। ये कहानी है कि कैसे बिखरे हुए अलग अलग पहचान वाले साम्राज्य एक साझा पहचान और इतिहास के दम पर एक देश बन गए। और जहां तक परीक्षा की बात है तो ये सीधा सीधा यूपीएससी GS1 और बीपीएससी के सिलेबस का हिस्सा है, जहां आपकी वैचारिक समझ को परखा जाता है। देखिए, इस पूरे सफर को हमने 4 आसान हिस्सों में बांटा है। पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद का ये सपना आखिर पैदा कैसे हुआ। फिर हम देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन ने इस सपने को हकीकत में कैसे बदला। इसके बाद उदारवाद और रूढ़िवाद की जो बड़ी वैचारिक लड़ाई थी, हम उसे समझेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में परीक्षा में नंबर पक्के करने के लिए करेंगे एक क्विक रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, राष्ट्रवाद का स्वप्न और विचार। देखिए, इससे पहले कि राष्ट्रवाद कोई राजनीतिक हकीकत बनता, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार था, एक सपना था, एक ऐसी दुनिया का सपना जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। साल था 1848, जब फ्रेडरिक सोरियो नाम के एक कलाकार ने एक सपना देखा और उसे इस पेंटिंग में उतार दिया। ये बस एक तस्वीर नहीं है, ये एक तरह की भविष्यवाणी थी। जरा देखिए कैसे अलग अलग देशों के लोग अपने अपने झंडों के साथ एक लंबी लाइन में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ओर बढ़ रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? जमीन पर बिखरे ये ताज और सिंहासन के टुकड़े, ये निरंकुश राजशाही के अंत का एक बहुत ही साफ संकेत था। लेकिन सारियों की सपने से पहले की जो हकीकत थी ना, वो बिल्कुल अलग थी। 18वीं सदी का यूरोप आज जैसा बिल्कुल नहीं था। उस वक्त यहाँ देश नहीं बल्कि बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय साम्राज्य हुआ करते थे। जैसे हैप्सबर्ग साम्राज्य को ही देख लीजिए। यहाँ जर्मन बोलने वाले, इतालवी बोलने वाले, पोलिश बोलने वाले सब तरह के लोग थे, लेकिन उनमें हम एक हैं वाली कोई भावना नहीं थी। उनकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ अपने सम्राट के लिए थी। तो यहाँ पे दो बिल्कुल विपरीत विचार आपस में टकरा रहे थे। एक तरफ था निरंकुशवाद, यानी राजा की बेलगाम ताकत जिस पर कोई रोक टोक ना हो, और दूसरी तरफ था कल्पनादर्श, एक ऐसी आदर्श दुनिया का सपना जैसा सौर्य ने देखा था, जिसका हकीकत में होना लगभग नामुमकिन लगे। ये असल में हकीकत और सपने के बीच की लड़ाई थी। तो आखिर ये राष्ट्र होता क्या है? 1882 में अर्नस्ट रेनन ने इसका बहुत ही शानदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी देश सिर्फ एक जैसी भाषा, नस्ल या धर्म से नहीं बनता। देश बनता है एक साझा गौरवशाली अतीत से और भविष्य में मिलकर कुछ बड़ा करने की इच्छा से। उन्होंने इसे रोजाना होने वाला जनमत संग्रह कहा। मतलब देश के लोग हर दिन एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते हैं। चलिए अब सेक्शन 2 पर चलते हैं और ये देखते हैं कि ये विचार, ये सपना हकीकत में कैसे बदला। और इसका सारा श्रेय जाता है फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन को। ये वो ऐतिहासिक क्षण था जब राष्ट्रवाद का सपना पहली बार हकीकत में बदलना शुरू हुआ। और फिर साल 1789 में एक चिंगारी भड़की। ये थी फ्रांसीसी क्रांति। यहीं पर राष्ट्रवाद पहली बार खुलकर सामने आया। सबसे बड़ा बदलाव क्या था? सबसे बड़ा बदलाव ये था कि सत्ता राजा के हाथ से छीनकर आम नागरिकों को दे दी गई। अब देश राजा का नहीं, लोगों का था। ये एक ऐसा विचार था जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। पर सवाल ये था कि इतने सारे लोगों को एक महसूस कैसे कराया जाए। इसके लिए एक पूरी रणनीति अपनाई गई। पितृभूमि और नागरिक जैसे नए शब्द गढ़े गए ताकि लोग खुद को एक बड़े परिवार का हिस्सा समझें। पुराना शाही झंडा हटाकर नया तिरंगा लाया गया। देश के अंदर व्यापार आसान हो, इसके लिए सारे अंदरूनी टैक्स हटा दिए गए और सबको एक भाषा में जोड़ने के लिए पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच को पूरे देश की भाषा बना दिया गया। फिर होती है एंट्री नेपोलियन की। हाँ, ये बात सच है कि उसने लोकतंत्र को खत्म कर दिया, लेकिन उसके जो प्रशासनिक सुधार थे वो वाकई क्रांतिकारी थे।
उसकी 1804 की नेपोलियन संहिता ने जन्म से मिलने वाले सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए, कानून की नज़र में सबको बराबर बना दिया और किसानों को सामंती गुलामी से पूरी तरह आज़ाद कर दिया। इन बदलावों ने समाज का चेहरा ही बदल कर रख दिया। इस दौर में समाज भी तेजी से बदल रहा था। एक तरफ थे पुराने जमींदार यानी कुलीन वर्ग, जो बहुत ताकतवर थे पर संख्या में काफी कम, और दूसरी तरफ औद्योगिकरण की वजह से एक नया वर्ग उभर रहा था। ये था पढ़े लिखे व्यापारी और पेशेवर लोगों का मध्य वर्ग। यही वो वर्ग था जिसने राष्ट्रीय एकता और उदारवाद के विचारों को सबसे ज्यादा अपनाया और आगे बढ़ाया। नेपोलियन की सेनाओं को लेकर यूरोप के बाकी हिस्सों में मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। शुरू में तो लोगों ने उन्हें मुक्तिदाता माना कि ये हमें आज़ादी दिलाएंगे, लेकिन ये उत्साह बहुत जल्दी दुश्मनी में बदल गया। वजह? बढ़े हुए टैक्स, सख्त सेंसरशिप और नौजवानों की सेना में जबरदस्ती भर्ती। लोगों को ये समझ आ गया था कि प्रशासनिक सुधार राजनीतिक आज़ादी की कीमत पर मिल रहे थे। चलिए अब हमारे तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। ये 19वीं सदी के यूरोप को परिभाषित करने वाली वैचारिक लड़ाई थी। उदारवाद के नए विचारों और रूढ़िवाद के पुराने पहरेदारों के बीच एक जबरदस्त टकराव। तो ये उदारवादी राष्ट्रवाद आखिर था क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये आज़ादी का विचार था। ये लोग चाहते थे कि सरकार सबकी सहमति से बने, राजा का राज खत्म हो और देश संविधान से चले। लेकिन यहाँ एक पेंच था, इनकी आज़ादी सबके लिए नहीं थी। वोट देने का हक सिर्फ उन पुरुषों को था जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। अच्छा, आर्थिक उदारवाद का सबसे बेहतरीन उदाहरण है ज़ोल्वेराइन। जरा सोचकर देखिए, जर्मनी उस वक्त 39 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जहां 30 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के सिक्के चलते थे और हर सीमा पर टैक्स लगता था। व्यापार करना मतलब एक सिरदर्द था। 1834 में बने इस संघ ने सारे टैक्स बैरियर हटा दिए और सिक्कों की संख्या 30 से घटाकर सिर्फ 2 कर दी। इसका असर ये हुआ कि जब पैसा एक हुआ तो देश भी एक होने लगा। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की तरफ मुड़ीं। ये लोग मानते थे कि राजतंत्र, चर्च और परिवार जैसी जो पारंपरिक संस्थाएं हैं, उन्हें बचाए रखना बहुत जरूरी है। लेकिन वो पूरी तरह से पुराने दौर में वापस नहीं जाना चाहते थे। उनका मानना था कि नेपोलियन के लाए कुछ सुधार, जैसे एक आधुनिक सेना और कुशल नौकरशाही, राजतंत्र को असल में और भी मजबूत बना सकते हैं। नेपोलियन के जाने के बाद पुरानी ताकतों ने जोरदार वापसी की। 1815 की वियना संधि इसी वापसी का घोषणापत्र थी। ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक की अगुवाई में उनका मकसद बिल्कुल साफ था। नेपोलियन ने जो कुछ भी बदला था उसे पलट दो। फ्रांस में फिर से पुराने राजा को गद्दी पर बिठाया गया और फ्रांस को चारों तरफ से नए राज्यों से घेर दिया गया ताकि वो दोबारा सिर न उठा सके। अगर हम 1815 का यूरोप का नक्शा देखें तो 3 बड़ी ताकतें साफ दिखती हैं: रूस, ऑस्ट्रिया और ऑटोमन साम्राज्य। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई। नेपोलियन ने जो 39 जर्मन राज्यों का एक संघ बनाया था, उसे खत्म नहीं किया गया। मतलब अनजाने में ही सही, उन्होंने भविष्य में एक ताकतवर जर्मनी की नींव रख दी थी। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन। यहाँ से सीधे सवाल बनते हैं, तो अपना पूरा फोकस यहाँ रखिएगा। का एक क्लासिक सवाल देखते हैं। नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातंत्र नष्ट किया, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। अब इसका जवाब कैसे देंगे? बहुत आसान है। पॉजिटिव पॉइंट्स में लिखिए 1804 की संहिता के बारे में, सामंती व्यवस्था के अंत के बारे में, और नेगेटिव पॉइंट्स में लिखिए राजनीतिक आज़ादी का हनन, सेंसरशिप और जबरन भर्ती। बस इससे आपका एक संतुलित उत्तर तैयार हो जाएगा। अब एक प्रीलिम्स पावर प्ले, फटाफट जवाब देंगे। पहला सवाल, ज़ोल्वेराइन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही जवाब है बी, शुल्क अवरोधों को समाप्त करना। दूसरा, वियना कांग्रेस का मेजबान कौन था? सही जवाब बी, ड्यूक मेटरनिक। और तीसरा, राष्ट्र क्या है? ये मशहूर व्याख्यान किसने दिया था? सही जवाब है बी, अर्नस्ट रेनन। ये फैक्ट्स बिल्कुल रट लीजिए, बहुत काम आएंगे। चलिए एक बार जल्दी से टाइमलाइन देख लेते हैं। 1789 फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत, 1804 नेपोलियन की संहिता, 1815 वियना संधि, 1834 ज़ोल्वेराइन का गठन और 1848 सोर्यू का वो सपना। ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? बस यही कि राष्ट्रवाद सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है, ये एक जिंदा ताकत है जो आज भी दुनिया को बना और बिगाड़ रही है।
देशों के बीच का तनाव, राष्ट्रीय गौरव की भावना, इन सब की जड़ें इसी दौर में हैं। तो अगली बार जब आप किसी देश का झंडा देखें तो एक पल को जरूर सोचिएगा कि इस एक पहचान को बनाने में कितने साम्राज्यों को टूटना पड़ा होगा। पढ़ते रहिए और सोचिए।